लेकिन एक नाजुक सी लड़की भला एक अनुभवी योद्धा के सामने क्या कर सकती थी। कलन थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया। किसी को इस दरवाजे के पास नहीं आना है। अगर कुछ भी हो तुरंत मुझे सूचना दो। कमरे के भीतर एरिक ने मीशा को अंदर के सेवकों वाले बिस्तर पर जोर से फेंका। दीवारें यहाँ मोटी हैं, जितना चाहे चीख लो, कोई नहीं सुनेगा। उसने उसका कलाई पकड़कर जोर से खींचा और ठंडी आवाज में कहा, सुना तुमने? मेरा मतलब है अब तुम चाहे जो भी कहो कोई नहीं सुनेगा। मैं जानता हूं तुम लोगों से बात कर सकती हो। अब बोलो, बोलो जरा। मीशा एकदम जड़ बन गई। एरिक की मौजूदगी का दबाव इतना भारी था कि उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने जबरदस्ती एक टेढ़ी सी भोली सी मुस्कान देने की कोशिश की, जैसे सब कुछ मजाक में टाल दे। लेकिन एरिक अब ऐसे बहानों से बहलने वाला नहीं था। मेरे पास बहुत सब्र है, उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा। कितनी देर तक ये नाटक चलाने का इरादा है? अगर आज मैं पकड़ ना पाता तो क्या तुम हमेशा छुपाते रहते? मुझे क्या समझते हो? एक ही शब्द ने उसे पूरी तरह रोक दिया, हबी। उस लहजे में, उस अंदाज में बिल्कुल वही बात थी जो काउंटेस ने एक बार काउंट से कही थी। तुम्हें सच में मीशा की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, उसे तुम्हारी अटेंशन की जरूरत नहीं है। उसी पल एरिक ने सच में सोचा कि क्या उसने राजा के सामने हुई सारी बात बस अपनी कल्पना में देखी थी। तुम क्या कर रहे थे? एरिक ने धीरे से पूछा। मीशा ने हल्का सा सिर झुकाया और शांति से जवाब दिया, क्योंकि जल्द ही वे सब भूखे कुत्तों की तरह कोई भी कमजोरी खोजने के लिए घूरेंगे, इसलिए हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। उसका लहजा स्थिर और प्रवाहमान था, लगभग असामान्य रूप से, जैसे ये शब्द उसके खुद के न हों बल्कि कुछ उसने सुने और याद किए हों। वह शांत आवाज और नरम चेहरा उसके हाथों की सूक्ष्म कांप से मेल नहीं खाते थे। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, वो डर रही थी, वो खुद को संभाले हुए थी। एरिक आगे पूछना चाहता था लेकिन खुद को रोका। मैं तुम्हें दबाव नहीं डाल रहा हूं, उसने धीरे से कहा। आखिरकार उसका कलाई छोड़ दिया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो पूरी तरह से सचेत थी। फिर वास्तव में वह अब तक क्या सोच रही थी? उसने सुना था कि जब मीशा 8 साल की थी उसने अपनी माँ की मौत अपने ही सामने देखी थी, और उसके बाद शायद उसने अपने और भाई बहनों को एक एक करके राजा के हाथों फांसी दी जाती देखी थी। वो शायद इसलिए बची थी क्योंकि उसने जिस अपमान और तिरस्कार को सहा था वो शायद जानवरों के लिए भी ज्यादा क्रूर होता। उसकी जिंदगी कैसी रही होगी ये सोचकर एरिक का गला सूख गया। वे एक दूसरे को ज्यादा दिन नहीं जानते थे। उसे किसी को सांत्वना देने का अधिकार नहीं था जिसने इतना कुछ सहा हो, और वैसे भी कोई भी शब्द, खासकर वो आसान सी बात कि तुमने काफी सहा, उसे कभी सुकून नहीं दे सकती। वह मीशा से कुछ कहना चाहता था लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उस रात राजकुमारी स्टडी में सोई और एरिक उसके करीब रहकर चुपचाप पहरेदारी करता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह होते ही बटलर नाश्ता लेकर आया और साथ में मलिका भी आई। एरिक को लगा था मलिका झूठी खबर देने के लिए सजा पाएगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। जब वो प्रिंसेस को जगाने लगी, एरिक ने उसे रोका, थोड़ा और सोने दिया। उसे अंदाजा था मलिका क्या सोच रही होगी कि आखिरकार उन्होंने वो किया जो शादी की रात नहीं कर पाए थे। शायद उसे ऐसा विश्वास करने देना बेहतर था। एरिक अकेले नाश्ता करने बैठा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने काफी समय से अकेले खाना नहीं खाया और अब हर कौर रेत जैसा लग रहा था। प्रिंसेस जल्दी ही अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। हमेशा की तरह उसने अपना रोजाना रूटीन शुरू किया। पहले डेस्क पर गड़बड़ मचाई, फिर काले बालों वाले आदमी के फेंके हुए कपड़ों में छेद किए। वह मेड की मदद भी करती रही, उसके कुछ सफेद बाल खींचते हुए, और इसी तरह उसने अपना आधा डेली चेकलिस्ट पूरा कर लिया। मेड की शिकायतें सुनने का नाटक करते हुए उसके ख्याल वापस काले बाल वाले आदमी पर आए। वह कल बहुत अपसेट लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों। अगर वो किसी को मेरा सीक्रेट बता दे तो, अगर वो मुझे यहाँ से निकालवा दे तो, नहीं, चाहे वो गुस्सा भी हो, अभी तक वह बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो सच में मेरे बारे में किसी को बता दे तो। ये सोचकर मीशा एस्टेट के दूसरे तरफ जल्दी से चली गई। वहां काउंटेस ने उसे देखा और कहा, मीशा तुमने अच्छी नींद ली? मैंने कहा था कि तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ये खतरा है। मीशा काउंटेस की गोद में गिर गई जैसे वह चाहती थी। काउंटेस ने उसके बाल धीरे से सहलाए। गरीब बच्ची, लग रहा है वो अभी भी आधी नींद में है। शुक्र है कि वह बिल्कुल यूजुअल जैसी लग रही है। मीशा को आराम देते हुए काउंटेस ने गार्डनर से नई बाड़ के लिए माजू वुड इस्तेमाल करने की बात की। मीशा को वो मटेरियल पता था। रॉयल पैलेस में रोज वुड इस्तेमाल होता है जो माजू वुड से 5 गुना महंगा है। क्या ये जगह इतना गरीब है कि फैंसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती? वैसे भी उसने कभी रॉयल पैलेस और सीलिया पैलेस के बाहर कुछ नहीं देखा था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। तभी बटलर ने बात जोड़ी,
हाँ, लीजन फैमिली का डेयरी फार्म अब बटर और चीज़ बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा महंगा है, 20 फेस्टर्स, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं थोड़ा लेकर आया हूँ। मिशा हैरान होकर पलकें झपकाई। उस छोटे से बटर का टुकड़ा 20 फेस्टर्स का था। काउंटेस ने एक टुकड़ा उठाकर धीरे से उसे खिलाया। मिशा को याद आया कि एक बार मेड ने कहा था पूरे आटे का बैग भी 20 फेस्टर्स का होता है। मतलब ये हाथ जितना छोटा बटर पूरे आटे के बराबर था। वह काले बाल वाला आदमी हमेशा लोगों के खाने की चिंता करता था। अगर पैसे कम हैं तो आटा खरीदना ज्यादा समझदारी नहीं होगी। मिशा, ये टेस्टी है, तुम इतनी खुशी से खा रही हो? काउंटेस ने प्यार से कहा। अच्छा, तुम मिशा के लिए करीब 5 दिन का बटर खरीदते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ 4 फेस्टर्स का बटर खरीदते थे, लेकिन 5 दिन का मतलब 100 फेस्टर्स, यानी एक जेरी। काले बाल वाले आदमी और काउंटेस, वे मुझसे खाना खाते हुए क्यों इतने खुश दिखते हैं? उनके कारण जो भी हों, वो काइंड केयर सिर्फ उसके लिए नहीं हो सकती थी। आखिरकार प्रिंसेस को हमेशा एक कर्ज की तरह ट्रीट किया गया था। किसी ने भी कभी उससे सच में दया नहीं दिखाई थी। जल्द ही शाम हुई। एरिक उसे लेने आया, लेकिन इस बार वो लड़की जो हमेशा उसकी बाहों में दौड़ती थी, हिली नहीं। वह उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, पर एरिक ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक ही झटके में उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। करीब झुककर एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकती थी, मियाँ, तुम्हें मेरे साथ शांति से चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो कल हुआ उसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। जब एरिक को पता चला कि प्रिंसेस पागलपन का नाटक कर रही है, तो उसने उसे खुद से खाना खिलाना शुरू कर दिया। मियाँ इस आदमी से नफरत करती थी। एरिक हर समय उसके खिलाफ खड़ा लगता था। ये आदमी बहुत डिग्निफाइड, रिफाइंड और इमोशनली स्टेबल था, जबकि उसने 10 साल से नाइफ और फोक का इस्तेमाल नहीं किया था। इतना सिंपल काम जैसे मांस काटना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आदमी ने गंभीरता से उसकी तारीफ की। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपते थे, फिर भी वो झूठ बोलकर उसकी तारीफ करता रहा। मियाँ ने नाइफ गिरा दी और हाथ से खाना उठाकर मुंह में भरने लगी। एरिक उसकी हरकत से हैरान रह गया। फिर से ये क्यों? लड़की ने भौहें सिकोड़कर उसकी बात पर गुस्सा जताया। अगर बाद में मेड्स को टेबल बिल्कुल साफ मिलेगी तो वे मुझ पर शक करेंगी। अचानक आदमी ने सिर झुका लिया और अपने लाल चेहरे को ढक लिया। ऐसा मत करो, मैं समझता हूँ। मियाँ उलझन में थी। क्या वो नाराज है? लेकिन उसकी खराब टेबल मैनर्स कोई नई बात नहीं थी। लगता है उसे भविष्य में और रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है। अचानक लड़की की ठुड्डी पकड़ ली गई। ऊपर देखो। आदमी उसके चेहरे से गंदगी साफ करने लगा। मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा चेहरा साफ करके तुम्हें पहले की तरह खिलाऊं? मीशा ने सिर हिला दिया। वो काफी समझदार था। अपना हाथ दो। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पहुंचा। ये देखकर लड़की, जो कोमल व्यवहार की आदी नहीं थी, नजरें फेर लीं। खाने के बाद का रूटीन उसका नहलाना था। इस बार एरिक बाहर नहीं गया। ठंडे पानी का कटोरा लड़की के सिर पर उड़ेल दिया गया। मेलिया, जो प्रिंसेस को मूर्ख समझती थी, शिकायत करने लगी। ये लड़की कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती? मैं सच में कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। मियाँ भी सोच रही थी कि वो बीमार क्यों नहीं होती। वैसे तो उसे नहलाने वाली मोटी मेड होती थी, आज ये क्यों? मियाँ हंसकर मलिका के बाल पकड़ने लगी। मलिका को उम्मीद नहीं थी कि वो विरोध करेगी और गुस्से में धक्का दे बैठी, लेकिन इस बार वो गलत थी। क्या कर रही हो? पीछे से आदमी की आवाज़ आई। मलिका ने हैरानी जताई। आप यहाँ क्यों हैं? जैसा आप देख रहे हैं, प्रिंसेस अचानक संघर्ष करने लगी। कभी कभी उसे चोट लग जाती है, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। कितनी हास्यास्पद बात है। उसकी बोलने की अक्षमता का फायदा उठाकर झूठ बोल रही है। जैसे ही मलिका एरिक को बाहर भेजने ही वाली थी, आदमी अंदर आ गया। मैं उसे नहलाऊंगा। हे भगवान, आप खुद प्रिंसेस को नहलाएंगे? वो पानी में गिर सकती है या अचानक कूद सकती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एरिक ने ठंडी नज़र से देखा। तो क्या मुझे उसके पति को ये नहीं करना चाहिए? मलिका ने उसे रोकने के लिए नहलाने की जटिल प्रक्रिया गिनानी शुरू की। प्रिंसेस को नहलाना आसान नहीं है। पहले उसके बाल धोना, फिर तेल लगाना, पानी सुखाना और लोशन लगाना पड़ता है। लेकिन ये सब झूठ था। पहले तो बस साबुन से नहलाया जाता था, लेकिन फिर भी ये महल से अच्छा था। वहाँ तो बस एल्कलाइन पानी में फेंक दिया जाता था, जैसे कपड़े धोए जाते हैं। एरिक के जिद करने पर मलिका मजबूरन चली गई, लेकिन अब एरिक खुद दुविधा में था। उसने सिर फेरकर हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम खुद नहा सकती हो?
वो खुद कैसे नहा सकती थी जबकि वो पागल होने का नाटक कर रही थी। एरिक ने होंठ काटे, चेहरा लाल हुआ और धीरे से कहा, मैं समझ गया, ज़रा रुको। मियाँ उलझन में थी, वो फिर गुस्सा क्यों लग रहा है? लेकिन उसे और गुस्सा दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसने सहयोग करने का फैसला किया। जैसे ही एरिक ने प्रिंसेस को पास आते देखा, उसने अपना चेहरा ढक लिया। तुम क्या कर रही हो? लेकिन अगले ही पल उसकी सारी झिझक और शर्म गायब हो गई। लड़की ने तौलिया गिरा दिया और उसके शरीर पर चोटों और निशानों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। घाव कांटों की तरह थे जो उसके सहन किए गए टॉर्चर की याद दिला रहे थे। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे ये सब सामान्य हो। मीशा ने जब पहली बार एरिक का डरावना और दबदबे वाला शरीर देखा था तो उसने ठान लिया था कि विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बचती आई थी। लेकिन जब उसने आदमी के चेहरे का भाव साफ देखा तो डर ने उसे घेर लिया। वो पीछे हटने लगी। शायद मैं गलत थी, ये आदमी डरावना दिखता है, लेकिन अब तक उसने ज़्यादातर मेरे साथ नरमी ही बरती है। लेकिन अब उसका चेहरा, क्या मुझे फिर से पीटा जाएगा? वो कभी नहीं जानती थी कि लोग क्यों पीटते हैं, लेकिन पीड़ा हमेशा बिना वजह आती थी। लेकिन इस बार दर्द नहीं आया। मियाँ ने आश्चर्य से ऊपर देखा। इतने गहरे जख्म कितनी बेरहमी से किया होगा, ये किसने किया? उसने आदमी की आवाज़ में चिंता सुनी तो वो उस पर तरस खा रहा था। शायद ये पहली बार था जब उसने इतनी दुखी आवाज़ सुनी थी। मियाँ ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, किंग। उसे लगा कि जवाब देना चाहिए, ये अप्रत्याशित होते हुए भी अपेक्षित उत्तर था। एरिक की आंखें उसकी बात से ही उदास हो गईं। वो इतना विचलित हो गया कि समझ नहीं पाया क्या करे। फिर उसने मीशा को थाम लिया। चलो जल्दी नहा लो और निकलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। एरिक ने आस्तीन चढ़ाई। अगर असहज लगे तो मुझे बताना, आखिर ये पहली बार है जब मैं किसी को नहला रहा हूँ। लड़की ने अब जाकर समझा कि वो गुस्से में नहीं था, उसकी आंखों में अब बस सहानुभूति थी। वो कहना चाहती थी कि मुझे कुत्ते की तरह नहला दो, लेकिन वो बहुत ध्यान से कर रहा था। गर्म पानी में बैठकर मीशा ने पहली बार जाना कि नहाना कितना सुखद हो सकता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि जो आदमी उसे इतनी सावधानी से नहला रहा है उसका चेहरा अब लाल हो चुका है। जब एरिक उसकी पीठ धो रहा था तो लड़की हंस पड़ी। वो उसके हाथ से बच गई। आदमी उसकी नज़र से चौंक गया और तुरंत चेहरा लाल करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला आदमी उलझे हुए शब्दों में बड़बड़ाने लगा और बार बार सॉरी कहने लगा। उसकी यह झिझक लड़की पर भी असर करने लगी। मियाँ भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। दिन भर व्यस्त रहने के बाद नहाने के बाद एरिक थककर बिस्तर पर लेट गया। मियाँ ने सोचा कि वो पूरी तरह थक गया होगा, तभी उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेट जाओ और आराम करो, तुम भी थकी होगी। मियाँ चुपचाप उसके पास लेट गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आराम मुझे नहीं बल्कि तुम्हें करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एरिक की सांसें स्थिर हो गईं। लड़की चुपचाप उसके सोते चेहरे को देखती रही। उसे सचमुच यह आदमी समझ नहीं आता था। कल ही उसने उसकी जान बचाई थी और फिर भी वो उसे धमकाता है। लेकिन आज जब उसने उसके शरीर के निशान देखे तो उसका चेहरा उदास हो गया। कभी जब वो ठीक से खाना नहीं खाती तो उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। क्या वो सच में सो गया है? लेकिन शायद ये आदमी बहुत कम ही मिलता होगा जो इतना अच्छा हो। लड़की धीरे से दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एरिक की आंखें खुल गईं। वो बैठकर दरवाजे की दरार से आती रोशनी को घूरने लगा। फिर लड़की की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक न सका और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आवाज़ साफ होती गई, आदिल, मेरे लिए सरदर्द की दवा ले आओ, वो मेरे कमरे में होनी चाहिए। अभी राजधानी के उत्तरी हिस्से में फूड पॉइजनिंग फैल रही है। दवा की कीमत 5 डाई से बढ़कर 7 जैर हो गई है। मियाँ अभी फॉर्क इस्तेमाल करना सीख रही है, उसकी आलोचना मत करना। लड़की की आवाज़ बहुत साफ और दृढ़ थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर लग रहा था कि ये सारी बातें वो दूसरों से सुनकर दोहरा रही है। अगले दिन नौकरानियां हमेशा की तरह राजकुमारी का शरीर जांच रही थीं। मालिक ने अब तक उसे छुआ भी नहीं, तो फिर सबको क्यों बाहर भेजता है? देखो, उसका शरीर पूरी तरह साफ है, कोई निशान भी नहीं है। मियाँ के लिए ये सब बार बार होता आया है, लेकिन आज उसका मूड कुछ और था। शायद कर उस काले बालों वाले आदमी ने उसमें शर्म की भावना जगा दी थी और उसने उसकी एक और अजीब आदत पकड़ ली थी।
पहले जब वो पागल बनने का नाटक करती थी तो दूसरों की बातें या ताने उसे फर्क नहीं डालते थे, लेकिन अब जब उसकी असली पहचान सामने आ गई है तो उसे इस बात की परवाह होने लगी कि कहीं वो आदमी उसका मजाक ना उड़ाए। मियाँ हैरान थी, क्या उसे तुम्हारा शरीर देखकर कोई इच्छा नहीं होती? वैसे भी कौन चाहेगा कि तुम्हारे जैसी कोई बच्चे पैदा करे? मियाँ ने मुड़कर देखा, उसका शरीर सचमुच हाल में बहुत साफ रहा है, एक खरोंच तक में ही है। उसे मौका देखकर खुद को गिराना चाहिए ताकि दूसरों को शक ना हो, पर यह कैसे करे? वो खुद को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या किसी महंगी चीज़ को नुकसान पहुंचा दे? नहीं, यहाँ के पहरेदार तो सिर्फ साधारण लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हालत और ख़राब हो जाएगी। मियाँ ने सीढ़ियों की तरफ देखा, मोटी नौकरानी उससे अभी कुछ दूर थी। अगर वो खुद को संभाल कर गिरे तो बहुत चोट नहीं लगेगी, दर्द तो होगा लेकिन यही सबसे सही तरीका है। मियाँ जैसे ही गिरने का नाटक करने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।